बच्चों, आज हम लोग आरोह भाग 2 से पतंग पाठ पढ़ेंगे और वही पतंग जो बचपन से आप लोग उड़ाते आ रहे हैं। और पतंगे रंग बिरंगी आसमान में उड़ती हुई हर उम्र के व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। उसी पतंग के बारे में कवि ने आपको बताया है और इनके बारे में हम लोग कुछ जान लें। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 में जिला मुंगेर बिहार में हुआ। ये जन आंदोलनों में भी सक्रिय थे। आलोक धनवा जी ने छोटी आयु में ही अपनी गिनी चुनी रचनाओं द्वारा अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 72-73 में इनके द्वारा रची गई कविताएं हिंदी के अनेक काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद हैं। पिछले 2 दशकों से वे देश की विभिन्न भागों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। वे कई अध्ययन मंडलियों के संचालन के साथ साथ कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी भाग लेते रहे हैं। इनका एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है सन 1998 में प्रकाशित हुआ। इसके पूर्व सन 1972 में इनकी पहली कविता जनता का आदमी प्रकाशित हुई, लेकिन इनको भागी हुई लड़कियां तथा ब्रूनो की बेटियों से अधिक लोकप्रियता और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आलोक धनवा जी को राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान तथा बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान प्राप्त हो चुका है। यह आपकी पतंग कविता उनकी काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से लिया गया है और इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। देखिए, भादो आप सभी जानते हैं, भादो सावन भादो, और उसमें भादों में क्या होता है, हमेशा काली घटाएं छाई रहती हैं, अंधेरा हुआ रहता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं और हमेशा रिमझिम बरसात होती रहती है। और जब भादो भी ख़त्म हो जाता है तो क्या आता है, शरद। शरद में सुबह सुबह लाल लाल सूर्य की रोशनी पूरे चारों तरफ व्याप्त हो जाती है। उसकी तुलना कवि ने खरगोश के लाल आँखों के रंग से की है। आप लोगों ने देखा होगा खरगोश की आँखें लाल रंग की होती हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और देखिए, शरद ऋतु है। शरद ऋतु हमारे पास आ रही है और अपने आगमन की सूचना देती हुई आ रही है। अपनी चमक से, धूप की चमक से हमको आकर्षित करती है कि मैं आ गया हूँ। और घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और जिस प्रकार एक डाकिया आता है तो घंटी बजाता है और हम जान जाते हैं कि डाकिया आ गया है, और अपने आगमन की सूचना वो कैसे घंटी बजा के देता है। तो शरद इसी प्रकार हमारे पास आ गया है और बच्चों के झुंड को वो बुला रहा है। किस तरह? अब बच्चे देख रहे हैं कि आसमान साफ है, बरसात नहीं होने वाली है, तो अब चलें पतंग उड़ाएं। जब मौसम साफ होता है, हवा मंद मंद बहती है, तभी तो पतंग अच्छी उड़ती है। तो इस प्रकार वो बच्चों के झुंड को अपनी ओर बुलाता है। इस प्रकार इस कविता में देखिए काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष देखिए। शरद ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिस प्रकार निराशा के बाद आशा की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भादो मतलब अंधेरा
और शरद मतलब उजाला। तो यही हमारे जीवन का सत्य है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही रहता है। तो इसमें देखिए, कला पक्ष में देखिए, अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग है। प्रकृति के मानवीकरण रूप का विशेष प्रकार से दृश्य प्रस्तुत किया गया है। और अगली कविता देखें हम लोग। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखिए, अब इसमें क्या है, यह भी वही उसी काव्य संग्रह से लिया गया हुआ है, दुनिया रोज बनती है। और कवि कहता है कि शरद ऋतु की सुंदरता की चमक बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रही है। शरद ऋतु प्रकृति की चमक, सुंदरता के संकेतों से इन्हें बुला रही है। यह आसमान को इतना कोमल, साफ और विस्तृत बना देती है कि पतंग को इसमें उड़ने का पूरा स्थान मिल सके और पतंग अधिक ऊंचाइयों तक उड़ सके। बसंत की सुंदरता ऐसे स्वच्छ वातावरण को उत्पन्न करती है कि इसमें रंग बिरंगी और हल्की फुल्की विभिन्न प्रकार की पतंगें सारी दुनिया में उड़ाई जा सकें। इस मौसम में बाँस की पतली छड़ी तथा पतले कागज़ से, बाँस की पतली कमानी से ही तो पतंग बनती है, और कागज़ की बनी हुई पतंगें आकाश में सभी और संसार के सभी हिस्सों से उड़ती हैं और पतंग को उड़ाते समय इनका भरपूर आनंद उठाया जाता है। बच्चों द्वारा खुशी के साथ सीटियाँ, किलकारियाँ और विभिन्न प्रकार की हर्ष ध्वनियों की गूंज सब ओर फैल जाती है। इस सुनहरे लाल मौसम में तितलियाँ भी पतंगों के साथ साथ होड़ लगाती हैं। तितलियाँ और भंवरों द्वारा कोमल उड़ान भरी जाती है। पतंग उड़ाते समय बच्चे, बूढ़े, जवान आदि भी आनंद का अनुभव करते हैं। इस बसंत ऋतु का पूरा आनंद उठाते हैं। बाल सुलभ क्रियाओं को पतंगबाजी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पतंग के इन सभी विशेषणों के द्वारा बच्चों के चंचल, स्वच्छ और हल्के मन और उनके सरल स्वभाव का पता चलता है। अब इनमें काव्य सौंदर्य देखिए। पहले भाव पक्ष। शरद ऋतु में बसंत का समय इतना स्वच्छ एवं कोमल होता है कि उसमें पतंग उड़ाने में बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। पतंग की बनावट में बच्चों की बाल सुलभ क्रियाएं, उनके शरीर और स्वभाव का वर्णन है। कला पक्ष देखिए। प्रकृति के मानवीकरण तथा उद्दीपन रूप की चर्चा की गई है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जैसे ऊपर, उठ और सके, सीटियाँ आदि में। उर्दू व तद्भव शब्दावली का प्रचुर प्रयोग हुआ है। पतंग की बनावट में कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार के साथ साथ प्रवाहमय शैली का प्रयोग किया है। नए उपमानों और बिंबों का सुंदर प्रयोग काव्य में दृष्टिगत होता है। और अगली कविता देखिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। देखिए, इसमें भी पतंग उड़ाने में बच्चों की मस्ती और चंचलता का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। वे बच्चे का संबंध पतंग के साथ साथ शिशुकाल से ही होता है। कवि इस पद्यांश में बच्चों की कोमलता और चंचलता को प्रकट करते हैं। बच्चे जन्म के समय ही अपने स्वच्छ सुंदर विचारों में रहते हैं। उनमें कोई भी कपट और छल कुछ भी नहीं होता। वे
कपास की रुई आप लोगों ने देखी है। कपास की रुई फैली हुई स्वच्छ श्वेत दिखती है, लेकिन क्या होती है कि बहुत हल्की होती है। उसी प्रकार बच्चों का मन भी कपास के समान हल्का और स्वच्छ होता है, और वे इतने कोमल भी होते हैं। इसलिए कवि ने कपास के साथ बच्चों का संबंध स्थापित किया है। उनकी उछल कूद तथा उनके पैरों की चंचल गति के कारण वह सारी पृथ्वी पर पैदल घूम लेना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे कभी खाली नहीं बैठते हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ भागते दौड़ते कुछ ना कुछ करते ही दिखाई देते हैं। उनकी चंचलता इतनी होती है कि वे जब पतंग उड़ाते हैं तो बेसुध होकर दौड़ते हैं, कहीं गिरेंगे पड़ेंगे क्या होगा ये सब कुछ नहीं सोचते। पृथ्वी भी छतों पर सब जगह कहीं भी वो पतंग उड़ा रहे हैं और केवल उनका ध्यान पतंग पे ही है। अपनी कोमलता व मस्ती का मृदंग बजाते हुए, मृदंग जानते हैं आप लोग, ढोल के समान एक वाद्य यंत्र होता है, और वे उत्साहपूर्ण कदम भरते हुए इधर से उधर जाते फिरते रहते हैं। अपनी कोमल चंचल रफ्तार के कारण भ्रमण कर रहे हैं, जिस प्रकार तेज हवा के कारण कोई डाली मस्ती में इधर उधर हिलती डुलती रहती है। बच्चों के पतंग उड़ाने का मौसम परिवर्तन के कारण चंचलता व मस्ती की उमंग भरी हुई है, जिसमें वे बिना होश किए मग्न रहना चाहते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए, भाव पक्ष पहले देखते हैं। बच्चों की चंचलता और कोमलता उनको सारी पृथ्वी और सभी दिशाओं में मस्ती से घुमा रही है, और पतंग उड़ाते समय वो अधिक भावुक हो जाते हैं। उनका सारा ध्यान अपनी पतंग की ओर रहता है, और वो उसको पतंग कट रही है, गिर रही है या कितनी ऊंची उड़ रही है, इसी पे ध्यान होता है। अगर कहीं कटी पतंग पा गए तो लगता है जैसे अमूल्य निधि उनको मिल गई, कोई खजाना ही उनको मिल गया है। और कला पक्ष देखिए, भाषा सरल और प्रवाहमय है। तत्सम और उर्दू शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। मृदंग व डाल के रूप में बच्चों की क्रियाओं का वर्णन में रूपक अलंकार है, और तुकबंदी के कारण इसमें गेय पद शैली है। बच्चों की चंचलता के लिए कवि ने नए नए बिंबों का सुंदर प्रयोग किया है। अब अगला पद देखें। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और इसमें देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चों की चंचल क्रियाएं, उनके शरीर की चंचल संतुलित गतिविधियां उनमें साहस का संचार करती हैं। कवि कहते हैं कि बच्चों के लिए बिना किनारे वाली छतों से गिरने का भय हमेशा बना रहता है, परंतु ये बच्चे बिना किसी डर के अपने उछल कूद के स्वभाव के कारण इस ऋतु में पतंग उड़ाने का संपूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। जब वो पतंग उड़ाते हुए छत के किनारों तक पहुंच जाते हैं, तब अचानक केवल पतंग की डोर के सहारे वे अपने आप को संभाल लेते हैं। पतंग का और आगे बढ़ना और पीछे हटना पतंग की धड़कन के समान उस पतंग उड़ाने वाले बच्चे को अपनी ओर खींचकर रखती है। इस प्रकार पतंग उड़ाने वाले बच्चे भी पतंग को उड़ाते समय अपने आप को उससे जुड़ा हुआ मानते हैं। यह एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें वे आगे निकलना चाहते हैं। पतंग बच्चों की उमंगों और आशाओं का रंग बिरंगा सपना सा लगता है, जिसमें बच्चे उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं जिन ऊंचाइयों में पतंगें अपनी हदें पार कर जाती हैं। इस प्रकार बच्चे अपनी छिद्र के समान छोटी सी आशाओं के द्वारा पतंग की ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए उनकी सांसों की गति पतंग के ऊंचे उठने और नीचे आने पर निर्भर करती है। तो वो उनकी सांसों की धड़कन
सांसों से, धड़कन से यह पतंग का ऊपर आना जाना आदि निर्भर करता है। इस प्रकार पूरा ध्यान उनका पतंग उड़ाने में ही लगा रहता है। अब इसमें काव्य सौंदर्य देखिए। डूबते को तिनके के सहारे के समान बच्चे अपने चंचल और चुस्त संतुलित शरीर के द्वारा अपने आप को पतंग के सहारे बचाते हैं। बच्चों की आशाओं और उमंगों की ऊंचाइयों के प्रतीक के रूप में पतंग की ऊंचाइयां हैं। कला पक्ष देखिए। इसमें उर्दू और तद्भव शब्दावली का बहुत प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। नए उपमानों, नए प्रतीकों और नए बिंबों के से सौंदर्य वृद्धि हुई है। इसमें पतंग का मानवीकरण हुआ है। अगला पद देखिए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब देखिए, कभी किसी को अचानक किसी असफलताओं के बीच एक सफलता मिल जाती है तो वो दुगने उत्साह से जुटकर अपने काम में लग जाता है। यही कवि ने इस कविता में आपको समझाया है। इसमें कवि ने बच्चों की अत्यधिक चंचलता के कारण नकारात्मक दृष्टि में भी सकारात्मक प्रस्तुति की है। कवि कहते हैं कि वे मस्ती में भरे हुए चंचलता से पूर्ण कभी बिना किनारे वाली छतों के से गिर भी जाते हैं और गिरकर चोट आदि लगने से अगर वो बच गए तो और अधिक उत्साह और निर्भयता से पतंग उड़ाने में जुट जाते हैं। अब देखिए, बच्चों को ज़्यादा चोट भी नहीं महसूस होती है। बड़े गिरते हैं तो चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अपनी धूल झाड़ के उठ के फिर अपने खेल में लग जाते हैं। अब ये अत्यधिक उत्साह और निर्भयता की तुलना किससे की गई है? शरद ऋतु की सुनहरी किरणों से की गई है। क्योंकि क्या होता है कि भादों के बाद तो सूर्य की किरणें और हमें सुखद लगती हैं। दिन निकलने पे क्या होता है, व्यक्ति सोकर उठता है, दिन निकलता है और वो अपने पूरे दिन भर वो काम में जुट जाता है और उसकी सारी थकान मिट चुकी होती है और वो दुगने उत्साह से अपने काम में लग जाता है। जो उसको काम उसको करने हैं उन कामों में लग जाता है। इसी प्रकार बच्चों के माध्यम से कवि ने बताया है कि जिस प्रकार अंधेरे के बाद उजाला आता है, उस प्रकार व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार होता है और बच्चे जो हैं वो मस्ती और उमंग से भरे होते हैं। उसी प्रकार क्या है, सबको मस्ती और उमंग से भरे होना चाहिए। नकारात्मकता कभी भी अपने ऊपर नहीं हावी होने देना चाहिए। इससे क्या होता है, व्यक्ति के उत्साह में कमी आती है और सकारात्मकता से एक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो बच्चे हमेशा ही सकारात्मकता से भरे होते हैं और कभी भी वो निराश नहीं होते हैं। एक असफलता मिलती है तो उसको भी वो छोड़ के वो आगे दुगने उत्साह से जुट जाते हैं। अब इसमें देखिए, पृथ्वी का तेज गति से ऋतु परिवर्तन करने तथा अपनी परिक्रमा पूरी करने का इंतज़ार सभी करते हैं और सभी लोग देखिए, हर ऋतु का अपना अलग अलग महत्व है और हर ऋतु के बाद जब नई ऋतु आती है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। एक सुखद एहसास होता है कि यह ऋतु जाने वाली है और अब आएगी। इसी तरह जीवन में अगर दुख आते भी हैं तो हमको निराश नहीं होना चाहिए और हमको अपने आने वाले सुख की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जल्दी ही हमारे ज़िंदगी में सुख रूपी सवेरा आएगा और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला आना निश्चित है और यही सत्य है। और
बच्चों के साथ साथ हम भी इस बात को स्वीकार करें। अब इसमें देखिए काव्य सौंदर्य भाव पक्ष देखते हैं। पहले कवि निराशा के बाद आशा की प्राप्ति के द्वारा संदेश दे रहे हैं। भादो के बाद शरद का आगमन, यह हमको निराशा के बाद आशा की प्राप्ति का संदेश है। और असफलता के बाद सफलता प्राप्त जरूर होगी, इसकी हम हमेशा ही उम्मीद रखें। कला पक्ष देखिए, कवि ने साधारण शब्दों के द्वारा महत्वपूर्ण संदेश को गंभीरता से प्रकट किया है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। कवि ने सभी पंक्तियों में विशेषण का विशेष रूप से प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। उर्दू और तद्भव शब्दावली का प्रचुर प्रयोग है। तुकबंदी के कारण कविता में गेयता आ गई है और नए बिंबों का कवि ने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है।